एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। सो आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 हिस्ट्री बुक का थर्ड चैप्टर दैट इज किनशिप कास्ट एंड क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपके इस चैप्टर के सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज किया है एंड उसके बाद ही मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। सो ये सारे क्वेश्चन आंसर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो सच में आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई होप कि आप लोगों ने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी ज़रूर देखा होगा। बट अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है देन अगर आपको इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो या फिर वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो देखना है देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ साथ अगर आपको अपने क्लास 12 हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है देन अगेन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ विदाउट फर्दर डिले हम लोग आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर इज हाउ इज महाभारत अ कोलोसल एपिक टू अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर ऑफ हिस्टोरिक पीरियड। सो किस तरीके से महाभारत एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य है जिसके थ्रू हमें उस टाइम पीरियड के सोशल बिहेवियर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। सो द आंसर इज महाभारत एक कोलोसल एपिक है जिसमें हमें लगभग 1 लाख वर्सेस यानी कि 1 लाख श्लोक देखने को मिलता है। साथ ही साथ महाभारत में उस टाइम पीरियड के जो अलग अलग सोशल कैटेगरीज एंड जो सोशल सिचुएशन था उसको भी डिपिक्ट किया गया है, उसको भी दर्शाया गया है। महाभारत को कंपोज होने में लगभग 1000 ईयर्स का टाइम पीरियड लगा था। 5th सेंचुरी बीसी के बाद से महाभारत के कंपोजिशन का जो प्रोसेस था उसको स्टार्ट किया गया। महाभारत में हमें कुछ ऐसे स्टोरीज देखने को मिलते हैं जिन सारी स्टोरीज का सर्कुलेशन इवन जिस टाइम पीरियड के दौरान महाभारत को कंपोज किया गया था उससे बहुत पहले ही होता था। महाभारत का जो सेंट्रल स्टोरी यानी कि जो मेन स्टोरी है वो है अबाउट द 2 सेट ऑफ वरिंग कजन यानी कि कौरव एंड पांडव। इन दोनों ही वरिंग कजन, इन दोनों ही राइवलरी कजन्स के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो स्ट्रगल था पावर के लिए, यही महाभारत का सेंट्रल स्टोरी है। महाभारत में एक ऐसा भी सेक्शन है जिस सेक्शन में हमें उस टाइम पीरियड में जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स, जो अलग अलग सोशल कैटेगरीज थे उनके बिहेवियर से रिलेटेड हमें नॉर्म्स देखने को मिलते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलते हैं। महाभारत में पैट्रिलिनी सक्सेशन यानी कि पितृसत्ता को एम्फसाइज किया गया है, उसको इंपॉर्टेंस दिया गया है। महाभारत में हमें उस टाइम पीरियड के कास्ट सिस्टम एंड अलग अलग कास्ट के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। महाभारत हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है ऑफ पैट्रियार्कल सोसाइटी। इसके अलावा उस टाइम पीरियड के दौरान कन्यादान को फादर का एक रिलीजियस ड्यूटी माना जाता था। इस चीज़ का भी हमें डिपिक्शन देखने को मिलता है महाभारत में। महाभारत में हमें मैरिजेस के अलग अलग टाइप्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है एंड महाभारत में हमें ये भी देखने को मिलता है कि उस टाइम पीरियड के दौरान घर में जो भी एल्डर होता था, जो भी बड़ा होता था, वही घर परिवार को डोमिनेट करता था। इन सारे पॉइंट्स के थ्रू हम कह सकते हैं कि महाभारत एक कोलोसल एपिक है एंड महाभारत के द्वारा हम उस टाइम पीरियड के सोशल बिहेवियर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। विद दिस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज एनालाइज द रोल ऑफ इंडियन संस्कृतिस्ट V.S. Sudhankar and his team in his preparation of critical edition of महाभारत। इंडियन संस्कृतिस्ट जिनका नाम था V.S. सुधांकर, उन्होंने अपने टीम के साथ किस तरीके से महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को प्रिपेयर किया। सेम क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है। द आंसर इज महाभारत का कंपाइलेशन का जो वर्क था वो स्टार्ट होता है 1919 में अंडर द लीडरशिप ऑफ V.S. सुधांकर। उनका जो टीम था, उनके टीम में हमें लगभग डजन ऑफ स्कॉलर्स यानी कि 12 स्कॉलर्स देखने को मिलते हैं। इन सारे स्कॉलर्स ने मिलकर महाभारत के क्रिटिकल एडिशन को प्रिपेयर करने का जो टास्क है उसको इनिशिएट किया था, उसको स्टार्ट किया था। महाभारत के कंपोजिशन में हमें अलग अलग स्टेजेस देखने को मिलते हैं। जो पहला स्टेज या फिर जो पहला प्रोसेस है वो ये है कि कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में स्कॉलर्स को जितने भी महाभारत के संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट मिले जो कि अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे गए थे, उन सारे संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट को कलेक्ट किया गया ना। जो सेकंड प्रोसेस है वो ये है कि हर एक मैन्युस्क्रिप्ट में स्कॉलर्स को जो भी वर्सेस कॉमन मिल रहे थे, जो भी कॉमन श्लोक्स मिल
खेल रहे थे, सो उन सारे कॉमन वर्सेस को सिलेक्ट किया गया ना। जो थर्ड स्टेप या फिर जो थर्ड स्टेज है वो ये है कि जितने भी कॉमन वर्सेस थे उनको कुछ वॉल्यूम्स में पब्लिश किया गया एंड उसी को क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत कहा जाता है, जिसमें हमें लगभग 13,000 पेजेस देखने को मिलते हैं। सो पूरे ही प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगभग 4 इयर्स का टाइम पीरियड लगा। सो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद हमें दो चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है। सो पहला ये है कि पूरे ही कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में हमें महाभारत के जितने भी संस्कृत वर्जन मिले हैं, सो हर एक संस्कृत वर्जन में हमें कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स देखने को मिलता है एंड दे आर फाउंड ऑल ओवर द सबकॉन्टिनेंट। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि कॉमन एलिमेंट्स मिलने के साथ साथ हमें कई सारे वेरिएशन भी मिले हैं, यानी कि कई सारे डिफरेंसेस भी मिले हैं। सो 13,000 पेजेस का ये जो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत है, सो 13,000 पेजेस में से आधे से ज्यादा पेजेस में हमें ये सारी वेरिएशन ही देखने को मिलते हैं। सो इन सारी वेरिएशन को महाभारत के क्रिटिकल एडिशन के फुट नोट्स एंड अपेंडिसेस में डॉक्यूमेंट किया गया। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फैमिलियल वैल्यूज ड्यूरिंग महाभारत। सो महाभारत के टाइम पीरियड के दौरान फैमिलीज में कैसा वैल्यूज होता था, क्या रिलेशनशिप होता था, सो उस चीज को हमें डिस्क्राइब करना है। सेम क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है दैट डिस्क्राइब द फैमिलियल रिलेशनशिप ऑब्जर्व ड्यूरिंग महाभारत एरा। सो द आंसर इज सो फैमिलीज यूजुअली लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल का पार्ट होता था जिसको रिलेटिव्स या फिर किन फॉक कहा जाता है। सो हर एक फैमिलीज नंबर ऑफ मेंबर्स यानी कि हर एक परिवार में कितने सारे सदस्य है, सो इसी के टर्म में वैरिड करता था। सो ऐसे लोग जो कि सेम फैमिली से बिलोंग करते थे, सो वे लोग फूड को शेयर करते थे, रिसोर्सेज शेयर करते थे, साथ ही साथ साथ मिलकर काम करते थे, एक साथ रहते थे और रिचुअल्स को भी एक साथ परफॉर्म करते थे। सो फैमिली में जो रिलेशनशिप होता था वो नेचुरल होता था और ब्लड के ऊपर ही बेस्ड होता था। एंड फैमिलीज में हमें पैट्रिलिनी ही देखने को मिलता है, पितृसत्ता ही देखने को मिलता है ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द महाभारत इज अ स्टोरी ऑफ किनशिप, मैरिजेस एंड पैट्रिलिनी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सो महाभारत किनशिप, मैरिजेस एंड पैट्रिलिनी से रिलेटेड ही एक स्टोरी है। सो इस स्टेटमेंट को हम एग्जामिन करना है एंड इसी का सिमिलर क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत रीइंफोर्स द आइडिया ऑफ किनशिप, पैट्रिलिनिटी एंड सक्सेशन, एक्सप्लेन। सो महाभारत का जो सेंट्रल स्टोरी है वो किस तरीके से किनशिप, पैट्रिलिनिटी एंड सक्सेशन के आइडियाज को रीइंफोर्स करता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सो महाभारत किनशिप, मैरिजेस एंड पैट्रिलिनी से रिलेटेड ही एक स्टोरी है। सो सबसे पहले हम लोग किनशिप को डिस्कस करते हैं। सो महाभारत का जो सेंट्रल स्टोरी है, सो इट वाज अबाउट किनशिप, यानी कि घर परिवार से रिलेटेड ही हमें स्टोरी देखने को मिलता है महाभारत में। सो महाभारत में दो ग्रुप ऑफ कजन दैट इज द कौरवास एंड पांडवास, सो उनके बीच में लैंड को लेकर, पावर को लेकर जो फ्यूड हुआ था, जो स्ट्रगल हुआ था, जो युद्ध हुआ था, सो वही महाभारत का सेंट्रल स्टोरी है। सो महाभारत के सेंट्रल स्टोरी में हमें किनशिप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है। सो इस युद्ध में जो पांडवास थे वो लोग अपने वर्च्यूज यानी कि वो लोग अपने गुणों के कारण जीत जाते हैं। सो इस चीज को आप और ज्यादा डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, महाभारत की स्टोरी को आप अपने आंसर में भी लिख सकते हैं ना। नेक्स्ट हम लोग पैट्रिलिनी के बारे में डिस्कस करते हैं। सो पैट्रिलिनी के अंडर में फादर के जितने भी रिसोर्सेज होते थे, जितना भी फादर के पास अथॉरिटी होता था, सो फादर के डेथ होने के बाद हर एक चीज के ऊपर सन यानी कि बेटों का ही क्लेम होता था। सो ज्यादातर रूलिंग डायनेस्टीज पैट्रिलिनी के सिस्टम को ही फॉलो करता था विद अ लिटिल वेरिएशन, यानी कि थोड़ा बहुत हमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। एंड बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, बहुत ही एक्सेप्शनल सिचुएशन में वुमेन अपने फादर के रिसोर्सेज को एक्वायर करती थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रभावती गुप्ता। सो प्रभावती गुप्ता पावर को एक्सरसाइज करती थी, यानी कि प्रभावती गुप्ता के पास पावर था एंड इवन उनके पास कई सारे लैंड्स भी थे, वो रिसोर्सेज को भी एक्वायर करती थी ना। नेक्स्ट हम लोग मैरिजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सेपरेटली मैरिजेस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है दैट डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मैरिजेस, या फिर उस टाइम पीरियड के दौरान मैरिज का क्या रूल होता था। सो सेपरेटली भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो जैसे कि सन यानी कि बेटे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द पैट्रिलिनी, बट अगर हम लोग डॉटर्स की बात करें, सो हाउस होल्ड के रिसोर्सेज के ऊपर डॉटर्स का कोई भी क्लेम नहीं होता था, कोई भी अधिकार नहीं होता था। सो गर्ल्स को राइट टाइम में और राइट पर्सन के साथ शादी करवाना, सो इस चीज को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। एंड मैरिजेस में भी हमें अलग अलग सिस्टम, अलग अलग टाइप्स के मैरिजेस देखने को मिलते थे, जैसे कि एंडोगेमी, एक्सोगेमी, पॉलीजीनी एंड पॉलीएंड्री। सो अगर आप चाहो देन आप इन चारों ही टाइप्स के मैरिज को डिस्क्राइब भी कर सकते हो ना। नेक्स्ट धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र, ये दोनों जो संस्कृत टेक्स्ट है, सो इन दोनों ही संस्कृत टेक्स्ट में 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस को डिस्क्राइब किया गया है। सो इन 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेस में से पहला जो 4 फॉर्म ऑफ मैरिजेस था, सो उसको गुड कंसिडर किया गया है एंड बाकी के जो 4 फॉर्म ऑफ मैरिजेस थे, सो उसको ब्राह्मण्स के द्वारा कंडेम किया गया है ना। नेक्स्ट मैरिजेस में हमें गोत्र से रिलेटेड भी कुछ रूल्स देखने को मिलते थे, जैसे कि वुमेन को शादी के बाद अपने फादर के गोत्र को गिव अप करना है और अपने हस्बैंड के गोत्र को अडॉप्ट करना है। साथ ही साथ सेम गोत्र के मेंबर्स आपस में शादी नहीं कर सकते थे। सो ये कुछ हमें रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलता है रिगार्डिंग मैरिजेस।
नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. एक्सप्लेन द आइडियल ऑक्यूपेशन एज लेड डाउन इन धर्मशास्त्रास एंड धर्मसूत्रा फॉर द 4 वर्ण. सो 4 वर्ण के लिए धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र में कौन से आइडियल ऑक्यूपेशन को लिखा गया है. ना इसी का सिमिलर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ण सिस्टम एंड द ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट. सो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ण सिस्टम एंड ऑक्यूपेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप था एंड विच स्ट्रेटजीज वेर यूज्ड बाय द ब्राह्मण्स फॉर इन्फोर्सिंग दिस नॉर्म्स. सो इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को इन्फोर्स करने के लिए ब्राह्मण्स के द्वारा कौन से स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल किया जाता था. नाउ इसी का और एक सिमिलर क्वेश्चन है दैट एक्सप्लेन हाउ ब्राह्मण्स इवॉल्व डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू इन्फोर्स सोशल नॉर्म्स ऑफ वर्ण ऑर्डर. सो वर्ण ऑर्डर में जो डिफरेंट सोशल नॉर्म्स थे, जो रूल्स थे, सो उसको इन्फोर्स करने के लिए ब्राह्मण्स के द्वारा कौन से स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया जाता है. सो द आंसर इज, सो धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र में 4 कैटेगरीज ऑफ वर्ण के आइडियल ऑक्यूपेशन से रिलेटेड हमें रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलते हैं. सो जो पहला कैटेगरी या फिर जो पहला वर्ण है वो है ब्राह्मण्स. सो ब्राह्मण्स को वेदास को स्टडी करना था, वेदास को टीच करना था, साथ ही साथ सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करना था, परफॉर्म करवाना था, एंड गिफ्ट्स को रिसीव करना था और गिफ्ट्स को दान में भी देना था. दूसरा जो वर्ण है वो है क्षत्रिय. सो क्षत्रिय वर्ण के लोग वारफेयर में ही इंगेज रहते थे, साथ ही साथ वे लोग अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते थे और जस्टिस यानी कि न्याय को एडमिनिस्टर करते थे. सो क्षत्रिय वर्ण के लोग भी वेदास को स्टडी करते थे, सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करवाते थे एंड गिफ्ट्स भी देते थे. ना जो तीसरा वर्ण है वो है व्यास. सो व्यास भी वेदास को स्टडी करते थे, सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करवाते थे एंड गिफ्ट्स भी देते थे. बट व्यास का जो मेन ऑक्यूपेशन होता था वो होता था टू इंगेज इन एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म एंड ट्रेड. ना जो फोर्थ वर्ण है वो है शूद्र. सो शूद्र का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम होता था एंड वो होता था टू सर्व द 3 हायर वर्णास यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड व्यास वर्ण को शूद्र वर्ण के लोग ही सर्व किया करते थे. सो ब्राह्मण्स के द्वारा 3 स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जाता था इन सारी नॉर्म्स को इन्फोर्स करवाने के लिए. सो जो पहला स्ट्रैटेजी है वो ये है कि ब्राह्मण्स प्रोपगेट करते थे कि ये जो कास्ट सिस्टम है, ये जो वर्ण सिस्टम है, सो ये भगवान का ऑर्डर है, ये भगवान का आदेश है. जो दूसरा स्ट्रैटेजी है, सो दूसरे स्ट्रैटेजी में ब्राह्मण्स किंग्स को ये आदेश देते थे कि वे लोग अपने कंट्रीज, अपने राज्य में इस वर्ण सिस्टम को स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाए. एंड जो तीसरा स्ट्रैटेजी है, सो तीसरे स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के लिए ब्राह्मण्स सारे ही लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे कि तुम्हारा जो क्लास है, तुम्हारा जो कास्ट है, सो वो बर्थ से ही डिसाइडेड है, तुम्हारे कर्म की वजह से तुम इस कास्ट में पैदा हुए हो. सो इन सारे स्ट्रैटेजीज के द्वारा ब्राह्मण्स इन सारे ही नॉर्म्स को इन्फोर्स करवाने की कोशिश करते थे. सो क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी के साथ कंप्लीट होता है. ना जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6. So according to the Brahminical theory, only Kshatriyas could be kings in the early state. However, several ruling lineages probably had different origin. Explain the statement with example from ancient India. सो ब्राह्मणिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय वर्ण के जो लोग थे वही लोग किंग्स बन सकते थे. बट हिस्ट्री में हमें कुछ ऐसे भी किंग्स के एग्जांपल्स देखने को मिलते हैं जो कि डिफरेंट ऑरिजिन के थे, यानी कि दूसरे वर्ण के थे. सो इस स्टेटमेंट को हमें एक्सप्लेन करना है विद सम एग्जांपल. इसी का सिमिलर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एविडेंस सजेस्टिंग दैट ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शन अबाउट आइडियल ऑक्यूपेशन एंड मैरिजेस वे नॉट यूनिवर्सली फॉलोड ड्यूरिंग द महाभारत एरा. सो ब्राह्मण्स के द्वारा जो भी आइडियल ऑक्यूपेशन से रिलेटेड या फिर मैरिजेस से रिलेटेड जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन दिया गया है, सो महाभारत के टाइम पीरियड के दौरान भी इसको यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था. सो इस चीज को भी हमें कुछ एविडेंस के साथ डिस्क्राइब करना है. सो इसका आंसर है, सो सम एग्जांपल्स ऑफ नॉन क्षत्रिय किंग्स आर. सो पहला एग्जांपल है सतवाहनास हु वर ब्राह्मण्स. सो ये आंसर मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखा है, अगर आप चाहो देन इसको और ज्यादा इलेबोरेट भी कर सकते हो. सो सतवाहनास रूलर जो कि बहुत ही पावरफुल रूलर हुआ करते थे, सो वे लोग ब्राह्मण्स कैटेगरी से बिलोंग करते थे. सो सतवाहनास एक नॉन क्षत्रिय किंग का एग्जाम्पल है. इसके अलावा मौर्यास जो कि लोअर ऑरिजिन से बिलोंग करते थे. इसके अलावा साकास जिनको मिलिशास या फिर बारबेरियंस कंसिडर किया जाता था, यानी कि ये लोग बेसिकली आउटसाइडर थे. फोर्थ एग्जाम्पल है सुंगास एंड कन्वास, एंड ये लोग भी ब्राह्मण्स कैटेगरी से ही बिलोंग करते थे. सो इन सारी एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें ये पता चलता है कि वर्ण ऑर्डर में अलग अलग कैटेगरीज को जो आइडियल ऑक्यूपेशन दिया गया था, सो उस चीज को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा था. ना नेक्स्ट हमें मैरिजेस से रिलेटेड कुछ एविडेंस, कुछ एग्जांपल्स मिलते हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि मैरिजेस से रिलेटेड ब्राह्मण्स के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया गया था, सो वो यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था. सो पहला एविडेंस है पॉलीएंड्री. सो पॉलीएंड्री जो मैरिज सिस्टम है जिसमें एक वुमेन के कई सारे हस्बैंड हो सकते थे. सो इस चीज को बेसिकली ब्राह्मण्स के द्वारा कंडेम किया जाता है. बट महाभारत में हमें ये देखने को मिलता है कि द्रौपदी के 5 हस्बैंड थे, यानी कि महाभारत में पॉलीएंड्री मैरिज सिस्टम को फॉलो किया गया है. ना जो दूसरा एग्जाम्पल है, सो दूसरे एग्जाम्पल में हमें सतवाहना क्वींस के बारे में बता रखा है. सो कई सारी ऐसी सतवाहना क्वींस थी जिन्होंने मैरिज के बाद भी अपने फादर के गोत्र को गिव अप नहीं किया था.
थर्ड एग्जाम्पल में हमें सतवाहना रूलर्स के बारे में बता रखा है। सो कई सारे सतवाहना रूलर्स एंडोगेमी मैरिज सिस्टम को फॉलो करते थे, यानी कि वे लोग सेम गोत्र में ही शादी करते थे। एंड फोर्थ एग्जाम्पल में हमें वकाटका क्वीन प्रभावती गुप्ता के बारे में बता रखा है। सो जनरली जो मेल जेंडर के होते थे, यानी कि जो बेटे होते थे, वही लोग अपने फादर की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते थे। बट प्रभावती गुप्ता एक वुमेन थी, बट फिर भी उन्होंने कई सारे प्रॉपर्टी, कई सारे रिसोर्सेज को एक्वायर किया था। सो प्रभावती गुप्ता ने इस रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे नहीं किया था। सो इन सारे एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि ब्राह्मण्स के द्वारा मैरिज से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे, सो वो यूनिवर्सली फॉलो नहीं किया जाता था। Now next question है क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी एंड जेंडर्ड एसेस टू प्रॉपर्टी प्रिवेलिंग ड्यूरिंग 6th सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी C। सो इस टाइम पीरियड के दौरान पैट्रिलिनी का जो आइडिया था, या फिर सिर्फ और सिर्फ मेल जेंडर ही प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते थे। सो इन सारी चीजों से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशन था, उसको हमें डिस्क्राइब करना है। सो द आंसर इज, सो सबसे पहले हम लोग पैट्रिलिनी के आइडियल को डिस्कस करते हैं। सो जैसे कि हम लोगों ने और एक क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस किया कि पैट्रिलिनी के अंडर में फादर के डेथ होने के बाद फादर के हर एक रिसोर्सेज, हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर उनके बेटों का अधिकार होता था। एंड महाभारत की स्टोरी में भी हमें पैट्रिलिनी का इशू ही देखने को मिलता है। सो महाभारत की स्टोरी में दो जो ग्रुप ऑफ वेरिंग कजन थे, जो कि सेम फैमिली से बिलोंग करते थे, दैट इज द कुरु फैमिली। सो पांडव्स एंड कौरव के बीच में लैंड को लेकर, पावर को लेकर जो फ्यूड हुआ था, जो स्ट्रगल हुआ था, या फिर जो युद्ध हुआ था, सो वही चीज महाभारत में भी डिस्क्राइब किया गया है। सो ज्यादातर डायनेस्टीज पैट्रिलिनी के सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। बट कुछ कुछ सिचुएशन में हमें ये देखने को मिलता है कि अगर किसी भी राजा का बेटा नहीं होता था, देन राजा के जो ब्रदर्स होते थे, वे लोग राजा को सक्सीड करते थे। एंड बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि प्रभावती गुप्ता जैसी वुमेन पावर को एक्सरसाइज करती थी। ना नेक्स्ट, जेंडर्ड एसेस टू प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सन को ये अधिकार था कि वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकते थे। सो फादर के डेथ होने के बाद फादर का जितना भी प्रॉपर्टी है, जो भी पैटर्नल स्टेट है, सो हर एक प्रॉपर्टी, हर एक रिसोर्सेज को उनके हर एक बेटों में इक्वली डिवाइड किया जाता था। बट जनरली जो भी एल्डर बेटा होता था, उसको थोड़ा सा ज्यादा शेयर मिलता था। सो वुमेन यानी कि डॉटर्स का अपने फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं होता था, कोई भी अधिकार नहीं होता था। वुमेन सिर्फ और सिर्फ स्त्री धन को ही ओन कर सकती थी। बट एक्सेप्शनल केसेस हमें देखने को मिलता है प्रभावती गुप्ता का। सो प्रभावती गुप्ता एक ऐसी वुमेन थी जिन्होंने अपने फादर के रिसोर्सेज को क्लेम किया था, उसको कंट्रोल किया था। सो मनुस्मृति में वुमेन को ये वार्निंग दिया गया है कि आप अपने हस्बैंड के परमिशन के बिना उनके वेल्थ, उनके फैमिली प्रॉपर्टी और उनके जितने भी वैल्यूएबल रिसोर्सेज है, उसको ओन नहीं कर सकते हो। तो तब वुमेन किस तरीके से वेल्थ को एक्वायर करती थी? सो मैरिज के दौरान जब वुमेन ब्राइड बनती थी, यानी कि दुल्हन बनती थी, सो उस दौरान वुमेन को जितना भी गिफ्ट्स दिया जाता था, सो उन सारे गिफ्ट्स के ऊपर वुमेन का फुल राइट होता था। इसके अलावा अगर वुमेन को उनका भाई, उनकी माँ, उनका पिता या फिर उनका जो हस्बैंड है, वो अगर अफेक्शन में यानी कि प्रेम से अगर वुमेन को कुछ भी गिफ्ट्स देता है, सो उन सारे गिफ्ट्स के ऊपर भी वुमेन का फुल कंट्रोल होता है। ना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। सो एनालाइज द एलिमेंट्स एग्जामिन्ड बाय हिस्टोरियंस ऑन महाभारत एज अ टेक्स्ट। सो जब भी हिस्टोरियंस महाभारत को एनालाइज करते हैं, महाभारत को स्टडी करते हैं, सो किन सारे एलिमेंट्स को हिस्टोरियंस एनालाइज किया करते हैं। एंड इसी का सिमिलर क्वेश्चन है, महाभारत इज अ कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, सपोर्ट द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्टोरियन हु हैव एनालाइज्ड इट विद वेरियस एलिमेंट। सो द आंसर इज, सो पहला एलिमेंट है लैंग्वेज। सो महाभारत को संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। एंड जिस संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था महाभारत को लिखने के लिए, सो वो बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट संस्कृत लैंग्वेज है एज कम्पेयर टू द संस्कृत लैंग्वेज यूज्ड इन वेदास। दूसरा एलिमेंट है कंटेंट। सो हिस्टोरियंस यूजुअली महाभारत के कंटेंट को दो पार्ट्स या फिर दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं। सो पहला है नैरेटिव सेक्शन। सो नैरेटिव सेक्शन में हमें स्टोरीज देखने को मिलता है। एंड दूसरा है डाइडेक्टिक सेक्शन। सो डाइडेक्टिक सेक्शन में हमें सोशल नॉर्म्स देखने को मिलता है, कुछ मॉरल लेसन देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल महाभारत में जो भगवत गीता का पोर्शन है, सो वो महाभारत का एक डाइडेक्टिक सेक्शन है। सो जनरली हिस्टोरियंस के द्वारा ये माना जाता है कि महाभारत को एक ड्रामेटिक मूविंग स्टोरी की तरह लिखा गया था। एंड फिर बहुत बाद में महाभारत में डाइडेक्टिक पोर्शन को ऐड किया गया। ना जो तीसरा एलिमेंट है वो है ऑथर। सो ओरिजिनली महाभारत के स्टोरी को चैरियोटर बर्ड्स के द्वारा कंपोज किया गया था, जिनको सुतास कहा जाता है। एंड 5th सेंचुरी BC के बाद से ब्राह्मण्स के द्वारा महाभारत की स्टोरी को लिखा गया। एंड ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि ऋषि वेद व्यास द्वारा महाभारत को कंपोज किया गया है। फोर्थ एलिमेंट है टाइम। सो महाभारत को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं लिखा गया था, बल्कि अलग अलग टाइम पीरियड में हमें महाभारत में कुछ ना कुछ एडिशन देखने को मिला। सो सबसे पहले 5th सेंचुरी BC के टाइम पीरियड के दौरान ब्राह्मण्स के द्वारा महाभारत को लिखा गया था। महाभारत के कंपोजिशन का सेकेंड फेज हमें 200 BC से लेकर 200 C के टाइम पीरियड के दौरान देखने को मिलता है।
एंड 200 सी से लेकर 400 सी के बीच में महाभारत में जो लास्ट डायडेक्टिक सेक्शन है, जो कि मनुस्मृति से बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है, मनुस्मृति से सिमिलर है, सो वो चीज़ इस टाइम पीरियड के दौरान ऐड किया गया था। सो महाभारत किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान कंपोज नहीं किया गया था। सो हिस्टोरियंस जनरली इन चारों ही एलिमेंट्स को अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं जब वो महाभारत को स्टडी करते हैं, महाभारत को एग्जामिन करते हैं। सो विद दिस क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। एक्सप्लेन द फाइंडिंग्स ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल ऑन एक्सकेवेशन एट द विलेज नेम्ड हस्तिनापुर। सो जब आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल ने हस्तिनापुर नाम के विलेज में एक्सकेवेशन किया, सो उस दौरान उन्हें क्या कुछ मिला। सो जब बीबी लाल ने हस्तिनापुर नाम के विलेज में एक्सकेवेशन किया, सो उस दौरान उन्हें उस जगह में 5 ऑक्यूपेशनल लेबल के एविडेंस मिले। सो 5 ऑक्यूपेशनल लेबल में से जो सेकंड एंड जो थर्ड ऑक्यूपेशनल लेबल है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए। सो बीबी लाल ने ये लिखा है कि उन्होंने हस्तिनापुर के एक लिमिटेड एरिया में ही एक्सकेवेशन किया था। सो एक्सकेवेशन के दौरान जो सेकंड लेबल था, सो सेकंड लेबल में उन्हें कुछ ऐसे हाउसेस के एविडेंस मिले हैं जिसको प्लानिंग के साथ नहीं बनाया गया था, एंड उन सारे हाउसेस के वॉल्स को मड ब्रिक्स एंड मड से बनाया गया था। इसके अलावा उन्हें सेकेंड लेबल में ही कुछ रीड के वॉल्स भी मिले जिनके ऊपर मड को प्लास्टर किया गया था ना। जो थर्ड फेज था या फिर जो थर्ड ऑक्यूपेशनल लेबल था, सो थर्ड ऑक्यूपेशनल लेबल में उन्हें कुछ ऐसे हाउसेस मिले जिन सारे हाउसेस को मड ब्रिक्स एंड बर्न्ड ब्रिक्स से बनाया गया था। इसके अलावा थर्ड लेबल में उन्हें सोकेज जार के भी एविडेंस मिले हैं, साथ ही साथ ब्रिक के ड्रेन्स का एविडेंस मिला है जिसके थ्रू रिफ्यूज वाटर को ड्रेन आउट किया जाता था। इसके अलावा उन्हें टेराकोटा रिंग वेल का भी एविडेंस मिला है जो कि मे बी एक वेल के रूप में या फिर ड्रेनेज पीट के रूप में इस्तेमाल किया जाता होगा। सो बीबी लाल को एक्सकेवेशन के दौरान इन सारी चीजों का एविडेंस मिलता है। विद दिस क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट होता है। एंड नाउ जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। Why is Mahabharata considered as a dynamic text? Explain. So महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट कंसिडर क्यों किया जाता है? So डायनेमिक का मतलब होता है जो कि कंसिस्टेंटली चेंज होते रहता है। So महाभारत को एक डायनेमिक टेक्स्ट इसीलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि महाभारत का जो ग्रोथ है, सो वो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत वर्जन पे ही आके नहीं रुका, बल्कि ओवर द सेंचुरीज महाभारत को वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में लिखा गया थ्रू एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ डायलॉग बिटवीन पीपल्स, कम्युनिटीज एंड दोज हु रोट द टेक्स्ट। ना थर्ड पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे स्टोरीज थे जो कि एक स्पेसिफिक रीजन में ही ऑरिजिनेट हुए थे, उसी रीजन में वो जो स्टोरीज है वो सर्कुलेट करता था, बट उन सारी स्टोरीज को भी महाभारत ये जो इपिक है इसमें जगह मिला है। फोर्थ पॉइंट ये है कि महाभारत का जो सेंट्रल स्टोरी है, सो उस स्टोरी को अलग अलग तरीकों से बताया जाता है, एंड इवन महाभारत का कई सारा ऐसा एपिसोड है जिसको स्कल्पचर एंड पेंटिंग में डिपिक्ट भी किया गया है। महाभारत का जो स्टोरी है वो हमें अलग अलग आर्ट परफॉर्मेंस के लिए थीम भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्लेस, डांस एंड अदर काइंड्स ऑफ नरेशन। सो इन सारी चीज़ों के थ्रू हम कह सकते हैं कि महाभारत एक डायनामिक टेक्स्ट है। सो विद दिस हम लोगों ने इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स को डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में पता चले। साथ ही साथ अगर आपको ऐसे दूसरे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो चाहिए, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज कमेंट मी डाउन। सो विद दिस आज के इस वीडियो का एंड करते हैं। सो इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सो नाउ सी ऑल्सो इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड with my channel, and thanks for watching my video.